हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन के ऊपर वीडियो बनाया है। दोस्तों, यदि आपको उन सब वीडियो की जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके यदि एक्सेस करते हैं तो आपको सारी वीडियो मिल जाएगी जो आपके एग्ज़ाम संबंधित बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टॉपिक। दोस्तों, आर्य की जो संस्कृति थी वो मूलतः ग्रामीण थी। ग्रामीण मतलब समझ रहे हैं, गांव की थी। पहले गांव ही सबसे इम्पोर्टेंट था। अतः उसकी आर्थिक जीवन का जो मूलभूत आधार था वो कृषि और पशुपालन था। कृषि के योग्य भूमि को उर्वरा, याद रखिएगा, कृषि की योग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में लांगन तथा सीर मतलब सीर जो शब्द है ये हल के लिए इस्तेमाल किया गया है। फाल, सीता यहाँ जो है हल के फाल से जुती हुई भूमि को सीता कहा जाता था। आदि सभी का उल्लेख किया गया। ये दो शब्द इसलिए मैंने आपको बता दिया क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फाल जो था दोस्तों संभवतः लकड़ी का बना होता था और यहाँ पे जो है उसकी खेती का अवशेष मिले हैं और उन सभी अवशेष के माध्यम से हम कह सकते हैं कि वो जो केवल खेती के ही माध्यम से अपना आर्थिक व्यवस्था चलाते थे। कुछ और मुद्दे हैं पशुपालन के। पशुपालन और कृषि यदि कहें तो कोई गलत नहीं होगा। यही दोनों एक कारण था जो राजा की आय से लेकर आम जनता की हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता था। कृषि के साथ साथ पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। पशु आर्य की संपत्ति समझे जाते थे। कृषक पशुओं की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे। सैनिक पशुओं को लूट के धन में पैसे आशा कर रखते थे तथा पुरोहित जो है पशुओं से ही पुरस्कृत किए जाते थे कि फलाना पंडित को इतना गाय दिया गया, इतना ये दिया गया। यही सब पुरस्कृत किया जाता था जितना देना था। मुक्तः गाय विनिमय का माध्यम होता था। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। अन्य पशुओं में बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी, गधा, कुत्ता आदि प्रमुख थे। बैलों से हल जोतने तथा गाड़ी खींचने का काम लिया जाता था। घोड़ा भी आर्यों का प्रिय पशु था जिसकी सहायता से वे युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। कुछ सूक्तों से दधिक्रा नाम का एक देवी अश्व की प्रशंसा की गई है। दोस्तों, मेरी वीडियो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत उच्च स्तरीय इतिहासकारों के बुक से लिया गया है। उन सभी को मैं क्रेडिट भी देता हूँ इसका। इस वीडियो में हाँ, मेरे बोलने की अंदाज को छोड़ के किसी भी चीज़ में किंतु परंतु नहीं हो सकता। मैं आपसे विनती करता हूँ कि ये सारे चीज़ को आप ध्यान से सुनें और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। तो फिर से मैं अपने टॉपिक की ओर आता हूँ। आर्य हाथी से परिचित बिल्कुल नहीं थे। पशुओं के कानों पर स्वामित्व सूचक चिन्ह बना दिए जाते थे। गाय को अष्टकर्णी यानी छेदी हुई कानों वाली अथवा कानों पर 8 के चिन्ह से अंकित जो था, तो गाय को यदि हम लोग कह सकते थे, गाय को वहाँ अष्टकर्णी कहा जाता था क्योंकि उसके कान पे 8 के निशान बने हुए होते थे। याद रखिएगा इस बात को। R.M. शर्मा का मत था, ये एक इतिहासकार थे, इनका मत था ऋग्वेद आर्य मुक्त पशुचारी थे तथा कृषि का उसके जीवन में गौण स्थान था। इनका मानना था कि पशुपालन ही इनका सबसे प्रमुख कार्य था और कृषि वगैरह जो है बिल्कुल नहीं था, गौण था मतलब कम था। यही कारण है कि ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। इसके 1462 मंत्रों में केवल 24 में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त है। किंतु हम देख चुके हैं कि ऋग्वेद में राष्ट्र, राज्य, राजा जैसे शब्द, संसद, सभा, समिति जैसी संस्थाएं तथा अध्यक्ष, सेनानी, दूत, राष्ट्रपति जैसे पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। इससे सूचित होता है कि समाज पूर्णतः ग्रामीण नहीं था, अपितु इसमें ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही तत्व साथ साथ विद्यमान थे। गांव का विवरण सूचित करता है कि इसमें काफ़ी बड़ी बस्तियां थी जिसमें अनेक घोड़े के रथ पर बैठकर लोग जो है इधर उधर घुमा करते होंगे।
ऋग्वैदिक समाज में पशुचारण भी बहुत ही बड़ी मात्रा में, उम्दा मात्रा में था। दोस्तों एक बार फिर से यदि मैं कहूँ तो सिंधु तथा वैदिक समाज के संस्कृति का स्तर में बहुत बड़ा आर्थिक भिन्नताएं थी। इन दोनों में बहुत बड़ा भिन्नताएं थी, सिंधु में और वैदिक समाज में। वैदिक काल में जो है संगठित प्रशासन, दुर्गकृत भवन तथा थल और जल व्यापार के उदाहरण मिलते हैं। और यदि सिंधु सभ्यता की बात करूं तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, न ही। और एक और बात, न वैदिक ही सभ्यता में पशुपालन तथा घुमक्कर दोनों में ही किसी में भी नगरीय और ग्रामीण तत्व विद्यमान थे। यदि वैदिक काल की बात करूं तो यहाँ पे घुमक्कर प्रजाति के लोग थे, जो नगरीय और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र में घुमक्कर होने के जो हैं पर्याप्त संकेतक हैं और ऐसे होते भी थे। यदि मैं इनकी वाणिज्य और व्यापार की बात करूं तो ये लोग जो है मूलतः कृषि एवं पशुपालक होते थे। थोड़ी सी मैं बीमार हूं तो मेरी आवाज़ में थोड़ी समस्या हो रही, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मुंह में एक फाला आता है ना, जो छाला निकल जाता है, उसके बाद बोलना बहुत टफ होता है। उसी स्थिति में हूँ दोस्तों। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक वीडियो अच्छे से अच्छे पहुँचे। दोस्तों इस पॉइंट को फिर से लेता हूँ। कृषक एवं पशुपालन होते हुए भी वो लोगों का जो है व्यापार और वाणिज्य के प्रति काफ़ी जो उदासीनता नहीं था। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पनी वर्ग के लोग करते थे। पनी शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कोई खास स्थान के लिए नहीं हुआ है, लेकिन कई स्थानों पर हुआ है। इसके समीकरण में विषय के विद्वान में मतभेद था। जीमर और लुडविक यानी कि इतिहासकार थे, इस शब्द का अर्थ व्यापारी लगाते हैं। ऋग्वेद में एक स्थान पर देवताओं तथा पनियों के बीच संघर्ष तथा देवताओं द्वारा उसके संहार का वर्णन मिलता है। इस आधार पर लुडविन का विचार है कि वे आदिम व्यापारी थे, जो अरब तथा उत्तरी अफ्रीका के व्यापारियों की भांति काफिलों में रहते थे और उसी तरह से व्यापार करते थे, और समय अंतराल वो हार के विलुप्त हो चुके। आपने बहुत कुछ इसके बारे में सुना होगा दोस्तों। ये लोग अपने जान माल की सुरक्षा के लिए निमित्त उसके पास सेना होती थी। ये लोग जो है वैदिक काल के लोग जो है अपनी जान माल को बचाने के लिए एक विशेष सेना रखते थे। आवश्यकता पड़ने पर वस्तुओं की रक्षा भी वो लोग करता था। आक्रमणकारी युद्ध भी होता था। यदि मैं उद्योग धंधों की बात करूं तो ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय अनुवांशिक नहीं था, तथापि ब्राह्मण मुख्यतः यज्ञिक क्रियाओं को संपन्न करते थे। क्षत्रिय युद्ध संबंधित कार्यों को में व्यस्त था। वैश्य कृषि पशुपालन तथा धन आधार होने का काम जो है करता था। क्षुद्र मुक्त तीनों वर्णों की सेवा करता था, परंतु क्षुद्र के अतिरिक्त अन्य तीनों वर्ण या वर्गों के लोग जो है किसी भी पेशे को अपना सकते थे। यानी कि ब्राह्मण है तो वो क्षत्रिय बन सकता था, क्षत्रिय है तो वो वैश्य बन सकता था। लेकिन दोस्तों ये जो क्षुद्र है, क्षुद्र में से कोई भी उन तीनों वर्गों में अपने आप को नहीं बदल सकता था। ऋग्वैदिक कवियों ने अनेक क्षत्रिय वर्ग थे। कवि में ब्राह्मण भी यदाकदा धन आधार देने का कार्य करते थे। धन आधारित ब्राह्मण बहुत हुए, और वो लोग जैसे फिल्मों में होता है ना, मुंशी जी, धन का आदान प्रदान, मतलब इन शॉर्ट कह सकते हैं कि उधार देने का काम करते थे ये लोग। इतने पैसे दिए, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, इस टाइप में ब्राह्मण भी ऐसे काम करते थे, तो वो भी वैश्य हो गए। इन चार वर्णों के अतिरिक्त ऋग्वेद में कुछ व्यापारिक के भी नाम मिलते हैं, जो तक्षा और कर्मा, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय, कुंभकार आदि प्रमुख है। बढ़ई संभवतः शिल्पियों का मुखिया होता था। वह सभी प्रकार की लकड़ी की वस्तुएं, विशेषकर रथ और गाड़ियां का निर्माण करता था। आर्यों के सामाजिक जीवन में रथों का अधिक महत्व होने के कारण तथा जो है अधिक युद्धों में ज़्यादा जो है उपयोग किया जाता था, इस दृष्टिकोण से देखते हुए तक्षा की जो है सामाजिक प्रतिष्ठान अधिक बढ़ गई। तक्षा मतलब जो बढ़ई के काम करते थे, उसकी जो है समाज में इज्जत ज़्यादा हो गई। क्योंकि दोस्तों रथ जो है एक ऐसी चीज़ थी जिस पे यदि वो रथ कमज़ोर हो जाती और युद्ध में कहीं धोखा दे देती
तो फिर युद्ध जीतना तो नामुमकिन सा हो जाता। जिस तरह आज हम कार को इज्जत देते हैं, शायद उस समय रथ को इज्जत दिया जाता था। कुछ लोग धातुओं को गलाने तथा उन्हें पीट कर विभिन्न वस्तुएं बनाने के कार्य भी करते थे और वे उनमें कुशल भी थे। अयस्क नामक धातु का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता है, जिसकी सहायता से घरेलू उपयोग में बर्तन भी बनाए जाते थे। अयस्क की पहचान संदिग्ध रूप से नहीं की जा सकती। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा मानते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे, कतई नहीं थे। इसमें एक खास बात थी, ये लोग कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों ही करते थे। सूत, रेशम, ऊन से वस्त्र बनाते थे। ऋग्वेद में बढ़िया किस्म के रंगीन ऊन वस्त्र पाए जाते हैं। गंधार प्रदेश में भेड़ अपने चिकने ऊन के लिए सर्वत्र विख्यात थे। खुदाइयों से पता चला है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। और दोस्तों, एक ख़ास बात है कि मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, लेकिन मुझे बोलने में बहुत कष्ट हो रही है, मैं समझ रहा हूँ। बस आपका सहयोग चाहिए, मैं आगे और भी वीडियो बनाते रहूँगा। बहुत सारी वीडियो आने वाली है मेरी, और उसमें शायद मैं अच्छे से बोल सकूँ। यदि आपको मेरे वीडियो संबंधित कोई समस्या होती तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। धन्यवाद।